हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने सेक्शन 192 की बात कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ योर टीडीएस। और फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिलेटेड टू सैलरी के बारे में देखा, और आज हमारा ये लास्ट सेशन है सैलरी के टीडीएस से रिलेटेड। इसको करने के बाद एक मोटा मोटी आपको हिसाब किताब मिल जाएगा कि हमको इस टीडीएस चैप्टर में करना क्या है। देखिए, सेक्शन 192 को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि सेक्शन 192 की तरह ही सारे सेक्शंस टफ होंगे या ज़्यादा डिटेल में होंगे जस्ट लाइक योर सेक्शन 192, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसको दूर करिए। इसके बाद के सारे सेक्शंस इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हैं, ठीक है ना? बाकी सारे सेक्शंस बहुत ही नॉर्मल तरीके से होंगे। आपको कुछ नेक्स्ट सेशन में बेसिक कहानियाँ मैं बताऊँगा, जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की हैं। उनके बाद हम सारे के सारे टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस को वन बाय वन करते चले जाएँगे और बहुत आसानी के साथ एंड होगा। चलिए आज बात करते हैं सैलरी में जो टॉपिक छूटा हुआ था उसके बारे में। लास्ट सेशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया था, होप सो, और आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे और साथ-साथ इसकी थ्योरी भी देख लेंगे। थ्योरी हमने देख लिए हैं, लेकिन फिर भी देख लेंगे। कहता है, ढंग से सुनेंगे, Mr. A is working with X Limited for rupees 50,000। एक मिस्टर ए है, सॉल्यूशन 5, उस वो काम करता है एक कंपनी के साथ, एक्स लिमिटेड के साथ, और सैलरी पाता है 50,000 पर मंथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? अभी तो आप क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं। For self-resident and he is having a house property used for self-residence, and on that he paid 1,20,000 as interest on loan for construction। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन है, दैट इज गिवन 1,20,000। ठीक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ढंग से सुने। हमने अगर आपको लास्ट सेशन में बताया था जाते जाते कि हम लोग बाकी हेड्स ऑफ इनकम भी, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, एक्स लिमिटेड हूं, मेरे यहाँ मिस्टर ए काम करता है। अब मिस्टर ए ने को जो सैलरी देनी है, यहाँ जो मैं सैलरी देता हूं, फॉर दैट पर्पसेस और टू द एक्सटेंट ऑफ द सैलरी, आई नो वेरी वेल व्हाट द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर ए विच इज गिवन बाय मिस्टर एक्स, विच इज गिवन बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड यानी एम्प्लॉयर जितना मिस्टर ए को सैलरी देता है, उस एक्सटेंट तक एक्स लिमिटेड को मालूम है कि सामने वाले की इनकम क्या होगी। इसके अलावा मिस्टर ए कंपनी को यानी मुझे वो डिटेल्स भी देगा कि उसकी अदर हेड्स ऑफ इनकम्स में कितनी कितनी इनकम्स आती हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में उसकी कितनी इनकम आती है, आएगी, पीजीपीपी में कितनी इनकम आएगी, और हाउस अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन से कितनी इनकम आएगी। वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस फॉर्म 12BB में देता है और मैं उस हिसाब से उसकी एस्टिमेटेड इनकम पर टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। If he is furnishing all the other details relating to other heads of income except salary, then I'll incorporate those other incomes for the purpose of computation of estimated income of Mr. A. Is it clear? मैं मिस्टर ए की सैलरी पर ही टीडीएस नहीं काटूंगा, उसने जो अदर हेड्स ऑफ इनकम की जो इंफॉर्मेशन मुझे फर्निश की है, उनको भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा मिस्टर ए की एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करने में, और उसके बाद टीडीएस देखूंगा कितना काटना है उसकी सैलरी से। इज इट क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन वो मुझे देगा। इस क्वेश्चन में उसने वही किया। मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड यानी मुझे अपनी सैलरी के साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम फर्निश की, और उसने कहा ये फायदा नहीं है, this is the loss, this is the loss, this is the loss which is
अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर नेट एनुअल वैल्यू तक लॉस होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 माइनस इंटरेस्ट माइनस म्युनिसिपल टैक्स 0, जो बचता है एनएवी 0 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, वो भी 0 का 30% 0 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन जितना होता है मैक्स 2 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन दे सकते हैं। यस सर, 24B में, यानी 2 लाख रुपए तक का लॉस आ सकता है सेल्फ रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी में ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और यहां पर वही हुआ है, देयर इज अ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 1,20,000 और इसलिए यहां पर लॉस कितना है 1,20,000 ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 2 लाख तक का लॉस हो सकता था। अब हुआ क्या कि क्या हम इस लॉस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे उसकी सैलरी पता करने में। कहा गया ठीक है, आप सैलरी लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी भी लीजिए, अदर सोर्स भी लीजिए, कैपिटल गेन भी लीजिए, पीजीबीपी भी लीजिए, लेकिन लॉस मत लीजिए, लेकिन लॉस मत इनकॉर्पोरेट करिए, लेकिन लॉस इनकॉर्पोरेट करिए केवल हाउस प्रॉपर्टी का। ओके, यानी कि केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बाकी किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम के लॉस को हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। पीजीबीपी में अगर प्रॉफिट है तो उसको इनकॉर्पोरेट करिए, कैपिटल गेन में प्रॉफिट है उसको इनकॉर्पोरेट करिए एस्टिमेटेड इनकम निकालने के लिए, अदर सोर्स ऑफ इनकम में लॉस इनकम है तो उसको इनकॉर्पोरेट करिए, लेकिन अगर पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज में लॉस है तो उसको इनकॉर्पोरेट मत करिए। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर एक नया पॉइंट आपको तैयार हो गया कि यहां पर लॉस किस हेड ऑफ इनकम में है, हाउस प्रॉपर्टी में। क्या इसको इनकॉर्पोरेट कर दें? हाँ, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सैलरी कितनी इनकम है? 6 लाख। दिया क्या है क्वेश्चन में? पर मंथ सैलरी है, तो इसका मतलब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस कर लेंगे। $50,000 तक की लिमिट का, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5,50,000 प्लस कर देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और यहाँ प्रॉफिट नहीं है बल्कि 1,20,000 का लॉस है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया आपका 4,30,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, नील, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम कितनी है सर? 4,30,000। ओके, 4,30,000, तो टैक्स ऑन अबव 0 प्लस 180 का 5% 9,000 माइनस सेक्शन 87A, रिबेट मिल जाएगा कितना? 9,000 0, तो टैक्स लाइबिलिटी ऑन एस्टिमेटेड इनकम, तो टीडीएस नील। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कितने है? कहीं नहीं है, ठीक है ना? तो जल्दी से नोट करें तो हम आगे चलें। ये समझ में आया कि हम लोग बाकी हेड्स ऑफ इनकम को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। पक्का? क्वेश्चन नंबर 6, Mr. A is employed with X Limited for 73,000 per month and has contributed 36,000 towards RPF. He furnishes with the following details regarding other income. पीजीबीपी में 1,40,000 की उसकी इनकम आई, उसने और डिटेल्स दी, और 1,20,000 का एक्सपेंसेस हुआ। तो हम कह सकते हैं पीजीबीपी से उसकी इनकम हो गई +20,000। पक्का सर? इस पर 10% का टीडीएस कट चुका है, तो जितना भी आया होगा 10% का टीडीएस
लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टीडीएस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन 7, कुछ नहीं बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस, ऑप्शन 1 सर, ऑप्शन 1, हाँ, ऑप्शन 2 सर, ऑप्शन 2। अब ये ऑप्शन ऑप्शन गेम आप क्यों खेलने लगे? 2 मिनट आप पेशेंस रखें तो मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने गेम क्यों खेला। सबसे पहले लिखिए आप सैलरी 73,000 पर मंथ, 8,76,000। क्लियर जी। आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का ही हैज कंट्रीब्यूटेड, तो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, सेक्शन 80 में मिलेगा, यस सर। इसके अलावा है कुछ भी नहीं सैलरी में, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 50,000। तो ये हो गया ए। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या उसमें भी कुछ इनकम दी हुई है? हाँ, लॉस दिया हुआ है 73,000। तो मैंने कहा ना लॉस सबका एस्टिमेट करते हैं, लॉस सबका नहीं देखते, केवल और केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस देखते हैं। तो केवल और केवल लॉस देखा हाउस प्रॉपर्टी का, उसको इनकॉर्पोरेट तो करना पड़ेगा जी। मान लेते हैं ये कॉम्प्यूटेड है। अच्छा, सी, पीजीबीपी 1,40,000 माइनस 1,20,000 का एक्सपेंडिचर, यही तो दिया था। तो 20,000 का पीजीबीपी आ गया था सीधे सीधे। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? ऑप्शन 2 में आप नील क्यों ले रहे हैं? आपने तो कहा था अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। लॉस कहां है? पीजीबीपी में तो फायदा है, उसके बावजूद आप नील ले रहे हैं। आप लीजिए इसको, तभी तो मैंने कहा ये ऑप्शन 2 है। तो सर हाउस प्रॉपर्टी को क्यों लिया आपने? मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हाउस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है बाकी हेड्स ऑफ इनकम के साथ। अगर ये आप पीजीबीपी है, अगर कैपिटल गेन होता तो भी हम शायद नील लेते सेकंड ऑप्शन में, अगर अदर सोर्सेज होता तो भी हम नील लेकर के चल सकते थे। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आते हैं, अब मैं आपको वही चीज तो बताने जा रहा हूं। ये हो गया सी। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई ए प्लस बी प्लस सी, कितनी है? 8,26,000 माइनस 73,000 एंड प्लस 20,000। यहां पर 20,000 कम हो जाएगा। अरे बोलो ना। ठीक, आते हैं माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। आरपीएफ में डिडक्शन था ना 36,000 का, ये आया टैक्सेबल इनकम। क्या यहां मैं लिख दूं टैक्स ऑन अबव? फर्स्ट केस में 5 लाख तक का तो मालूम है, 2,37,000 का 20%, यह आ जाएगा 59,900
लास्ट वाले केस में आ जाएगा 12,500 प्लस 8,000 कम हो जाएगा मेरे हिसाब से 43,400 4,000 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया 55,900। अच्छा जी, प्लस HEC ले ले। इसका आ गया 2396 62,296। और लास्ट वाले का देखो 58,136 टोटल टैक्स लाइबिलिटी। चलो एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से TDS जो ऑलरेडी पेड है। फर्स्ट वाले केस में हमने PGBP भी लिया था, हाउस प्रॉपर्टी भी लिया था। तो हाउस प्रॉपर्टी और PGBP दोनों का TDS कितना कटा हुआ था जरा देखो। हाउस प्रॉपर्टी का है 20 और 14,000 इसका। $34,000। जरा सेकंड वाले में देखो तो वहां केवल और केवल 20,000 आएगा। 14,000 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि PGBP तो हम लोगों ने लिया ही नहीं था। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई? ये आ गया 28,296। अब जरा एक बात बताओ, जब हम PGBP को नहीं ले रहे ना, तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज्यादा आ रही है। सोचो, इनकम को ना लेने पर, जबकि इनकम को ले लेने पर टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए। यहां केस उल्टा है, इनकम को नहीं ले रहे, 20,000 नहीं ले रहे, इनकम को नहीं ले रहे, तो टैक्स ज्यादा आ रहा है। उल्टा, वो उल्टा इसलिए क्योंकि TDS ज्यादा कटा था। 14,000, 1,40,000 का 10% 14,000 जो फर्स्ट केस में कंसीडर हो गया और दूसरे में नहीं हो पाया। इनकम जुड़ी केवल और केवल 10,000, इनकम जुड़ी केवल और केवल 20,000, जिस पर टैक्स लाइबिलिटी आपकी बहुत कम जुड़ी, 20% भी मान लेते हैं तो वो आती है 4,000। और TDS कट गया हमारा 14,000, तो 10,000 का सीधे सीधे फर्क आया था। देखिए 10,000 का ऑन एन एवरेज फर्क दिख रहा होगा दोनों इन लाइबिलिटीज में। जो डिफरेंस आ रहा है वो 4% का डिफरेंस है, जो दोनों की लाइबिलिटी में HEC का 4% का आया उसके कारण। तो फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। सोचो इनकम को कंसीडर नहीं किया गया तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी अधिक है। तो कहा गया किसी भी इनकम को कंसीडर ना करने पर अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है और TDS ज्यादा काटना पड़ जाता है तो आप उस इनकम को कंसीडर मत करिए। एक तो बोला गया लॉस को कंसीडर मत करिए, दूसरा बोला गया इनकम को कंसीडर मत करिए अगर उसको कंसीडर करने से आपकी TDS लाइबिलिटी कम हो जाती है तो यहां पर इनकम को कंसीडर करने से, इस केस में इनकम को कंसीडर करने से टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है TDS की। तो यहां पर हम TDS का कैलकुलेशन करते समय इस इनकम को ऐड नहीं करेंगे, यानी बिना इनकम को ऐड किए हम TDS कैलकुलेट करेंगे। कौन सी इनकम? PGBP की। हाउस प्रॉपर्टी को ऑलवेज कंसीडर कर लेना। इज इट क्लियर? पक्की बात? तो ऑप्शन 2 will be consider, that's it। तो अब आपके दो पॉइंट कवर हो गए केवल इन दो क्वेश्चंस को करने से। पहला, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को कंसीडर करो। TDS के लिए 192 में सैलरी के अंडर हेड में TDS कितना काटना है उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कंसीडर कर सकते हो, बाकी किसी लॉस को आप कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरा, किसी इनकम को कंसीडर नहीं करना चाहिए अगर उस इनकम को कंसीडर करने से हमारी TDS की लायबिलिटी कम हो जाए तो। इज इट क्लियर? जस्ट लाइक दिस वन क्वेश्चन। चल सकते हैं आगे।
खत्म हो गया दोनों पॉइंट। ऊपर मैंने थ्योरी आपको यहीं पर कवर करवा दी। अगर मैं केवल थ्योरी पढ़ाता तो शायद उतना अच्छी तरह से नहीं समझ में आता, लेकिन अब इसको समझा देने से इन दो क्वेश्चंस को आपका वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7, an employee gets a salary of rupees 5,50,000 from his employer. Apart from the salary, he also gets non-monetary perk visits whose valuation according to rule 3 is 80,000. Okay, 550 की सैलरी प्लस 80,000 का अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, इसके अलावा 80,000 का उसको नॉन मॉनिटरी पर्क विजिट्स। नाउ द टैक्सेबल इनकम 550 प्लस 80 माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 580। द एम्प्लॉय हैज इन्वेस्टेड 60,000 इन पीपीएफ। कैलकुलेट मंथली टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉय। Employer assume the SSC doesn't opt for section 115 BAC। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? 7? ओके, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 6 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ TDS। सैलरी देखा जाए कितना पा रहा था 7th में? 550 प्लस 80,000 था ना पर्क विजिट्स। मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, क्या दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, हमें क्या दिक्कत आने लगी इतनी चीज में? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दें, बिल्कुल दे दीजिए सर। 50,000 तो देना ही पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा वापस 580। ओके, इस पे कुछ और नहीं था? नहीं, बस इतना ही। हाँ, तो यही मान लें ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। कितना था सेक्शन 80 में डिडक्शन? पीपीएफ में था ना कंट्रीब्यूशन 60,000, तो कितना आ गया? 5,20,000। इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इधर देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, जीटीआई को बोल सकते हैं। मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम, तो ये हो जाएगा टैक्स ऑन अब 250 पर 0, नेक्स्ट 250 पर 12,400 प्लस 20,000 का 20%, तो 16,500 प्लस 4% HEC। टैक्स लायबिलिटी 17,160। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। TDS पर मंथ हो जाएगा 1430। दैट्स इट, दिस वाज द आंसर। नहीं, इस पे कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने? सर कोई पहाड़ नहीं तोड़ा आपने। इस तरह का क्वेश्चन तो आपने पहले ही सॉल्व करवा दिया था, फिर फायदा क्या हुआ इस क्वेश्चन को करवाने का? पेशेंस रखें। हो गया। In above question, question number 8, if the employer wants to exercise the option referred under section 192(1)(a, सर 192(1)(a का ऑप्शन क्या होता है? Employer wants to exercise, इसका मतलब 192(1)(a का मतलब है कि नॉन मॉनिटरी पर्क विजिट्स पर एम्प्लॉयर टैक्स पे करेगा। एम्प्लॉयर विल पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी। सर आपने बताया था अगर ऐसा होता है
तो उस केस में एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट हो जाता है 1010 CC में और एम्प्लॉयर को कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। लास्ट सेशन मैंने बता दिया था। जी हाँ, वही क्वेश्चन अब हम दोबारा करने जा रहे हैं। सर फायदा क्या? फायदा कैलकुलेशन है। इफ एम्प्लॉयर ऑप्ट सेक्शन 192(1)(a), ठीक। क्या है ये 192(1)(a) में? सैलरी जरा देखो कितना था। मॉनिटरी 550, नॉन मॉनिटरी 80, 630, स्टैंडर्ड डिडक्शन 580, अच्छा। इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ये मुझे मेन आपको बताना था पॉइंट। क्लियर हुआ? 5,80,000 जी। इसके अलावा क्या था? डिडक्शन। हाँ, 60,000 था ना? बिल्कुल ठीक है। सर इसके आगे कैसे होगा? यहां तक तो आपने हमें बता दिया था। जब हम बात करेंगे ना, अब यहां हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स की। तो टैक्स ऑन 5,80,000, जब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट पर टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है तो आपको टैक्स निकालना पड़ता है सैलरी हेड में कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि इसके कुछ हिस्से पर 580 के कुछ हिस्से पर 580 में ये जो 80,000 है ना, इसकी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट एम्प्लॉयर खुद करना चाहता है। इस 580 में ये जो 80,000 है ना, इसकी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट एम्प्लॉयर खुद करना चाहता है। तो जरा ये बताओ टैक्स ऑन 580 कितना है? तो 16, 12, 18, 28,500। अगर कोई हमसे कहे 580 पर टैक्स निकालो तो हम सीधे सीधे 580 पर निकालेंगे। 16 प्लस 12,500, 28,500। और इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा, अगर हम 580 पर निकालते हैं तो 580 पर इतना, तो 100 पर कितना? ये आ जाएगा 4.912, 914%। इसका मतलब एम्प्लॉयर अब क्या करेगा? इस 80,000 का 4.914% टैक्स लायबिलिटी खुद बियर करेगा। 80,000 पर वो आ जाएगा 3931, 30 कर दे रहे। ये लायबिलिटी कौन देगा? एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। टोटल टीडीएस कितना उसको माइनस करना है, जरा ढंग से देखें। टैक्स ऑन अबव कितना आ गया था 520 पर? 16,500 नहीं, 17,160, सॉरी। एक चीज छूट रही है। 28,500 का 4% भी तो जोड़ना था। 1,140 प्लस 28,500, ये जाएगा 29,640। सॉरी,
इसमें हमने HEC नहीं जोड़ा। 5.11। ठीक, सेम यही चीज हम यहाँ रख देंगे 5.11%। 4090। अब ये 4090 का पेमेंट माइनस टैक्स बाय एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 192(1)(a) 4090 माइनस 17,160, ये आ जाएगा 13,070। TDS required, TDS per month divided by 12, 1089। That's it। ये आपका आंसर है 1090। क्या टफ था? नहीं। मैं फिर बोलूं, अब कुछ समझ में आया इसमें मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया? हाँ सर, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का लॉजिक ये था कि अगर कोई एम्प्लॉयर कहता है हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट पर टैक्स का पेमेंट हम खुद करेंगे, तो पहले तो निकाल लो कि एम्प्लॉई को टोटल इतना टैक्स देना है, वो निकाल लिया टोटल इतना टैक्स देना है एस्टिमेटेड इनकम पर। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, चूंकि टैक्स लायबिलिटी वो बियर करेगा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर, तो एम्प्लॉई की सैलरी हेड की टोटल इनकम निकालो, ये 5,80,000, इस पर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है इंक्लूसिव ऑफ योर सरचार्ज एंड HEC, वो निकाल लो। वो 29,640, ये कितना परसेंटेज होता है उस सैलरी की इनकम का, वो आप निकाल लो 5.11%। तो 80,000 का 5.11% एम्प्लॉयर देगा, यानी 4090 का TDS एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा। अब ये 4090 टोटल डिडक्ट करना था 17,160, जिसमें से 4090 एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा, तो माइनस कर दो उसको। बाकी जो बचा एम्प्लॉयर, भाई गवर्नमेंट को टोटल कितना चाहिए 17,160, उसमें से 4090 सैलरी में से एम्प्लॉयर देगा, तो 4090 एम्प्लॉयर का हिस्सा हो गया, बाकी 13,070 एम्प्लॉय का हिस्सा हो गया, और पर मंथ TDS हो जाएगा जो एम्प्लॉयर सैलरी देते समय डिडक्ट करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? जल्दी से नोट करें। ठीक है, चलें आगे। देखिए आंसर मैच भी कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मैच कर रही हैं। टोटल गवर्नमेंट को इतना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक्स लिमिटेड, उम्मीद करते हैं अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ढंग से सुनेंगे। X limited, the employer credited salary due for the financial year amounting to rupees itna on account of X the employee in its books of account on 31st March. Q has not furnished any information about its income loss for the other heads of income or proof of investment. चलिए मैं इसमें से कुछ चीजें ऐसे ही बता देता हूं डायरेक्ट, और कुछ चीजें ऊपर जाकर थ्योरी पढ़ा पढ़ा करके आपको समझा देता हूं। पहला चीज तो ये समझिए कि एम्प्लॉयर TDS काटता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय, ये याद रखेगा, न कि क्रेडिट करते समय। एम्प्लॉयर ने सैलरी का अमाउंट क्रेडिट किया है एम्प्लॉय के अमाउंट में, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ TDS आउट फ्रॉम द सैलरी, बट इट मस्ट बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट देयर ऑफ, मींस मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी। जब एक्चुअल में अमाउंट पे ऑफ हो रहा हो सैलरी का, उस समय TDS घटना चाहिए, ना कि एम्प्लॉय को क्रेडिट करते समय। ये गलत है, तो यहां पर ये चीज याद रखेंगे कि एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करते समय डिडक्शन होता है, ना कि क्रेडिट करते समय, और ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी, ये चीज क्लियर हुई? ठीक।
अब एक चीज और कि क्या सबूत मांगे जा सकते हैं। मैंने कहा एम्प्लॉय से कहा जाएगा भाई तू हमें बता कौन कौन से तेरे इनकम और एक्सपेंडिचर है इसके अलावा, तो वो हमें हर चीज बताता है कि सर जी मेरी अदर सोर्स की इनकम इतनी है, तो अदर सोर्स की इनकम इतनी है तो हमें इंटरेस्ट इतना मिलता है, डिविडेंड इतना मिलता है। मैं कहूंगा भैया तेरे को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, मुझे इन्वेस्टमेंट का प्रूफ तो दिखाओ। सर मैंने ना 80 में डोनेशन इतना दिया, अरे भाई प्रूफ तो दिखाओ। अरे सर मैंने ना 80 में इन्वेस्टमेंट लाइफ LIC में इतना इन्वेस्ट किया है, अरे प्रूफ तो दिखाओ। सर मैंने हाउसिंग लोन लिया था, अरे प्रूफ तो दिखाओ। मैं डिडक्शन देने को तैयार हूं, लेकिन हमें कुछ चीजों का प्रूफ चाहिए। बिना वो प्रूफ दिए हम आगे काम नहीं कर सकते। जैसे एग्जेम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस, अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस की सैलरी में ही डिडक्शन चाहिए, I am the employer, I am just making the payment of salary to you and inclusive of HRA. But if you just want to get the benefit of HRA, it is compulsion on you to give me the support or document or evidences relating to the payment of rent. If you are not going to furnish it, I will not allow it you as a deduction. तो कहा गया आपको रेंट कितना पे कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड की एड्रेस क्या है, पैन नंबर भी दे दो और रेंट रिसीट की कॉपी भी दे दो। इसी तरह लीव ट्रेवल कंसेशन का आप बेनिफिट देना चाह रहे हैं तो आपका फॉरेन ट्रेवल होगा तो बेनिफिट तो वैसे भी नहीं मिलता लीव ट्रेवल कंसेशन का, फॉरेन ट्रेवल का। और अगर आपने इन इंडिया से लीव ट्रेवल कंसेशन किया है तो आप हमें डिटेल फर्निश करो किस चीज़ पर कितना और कहाँ खर्च किया है। इसी तरह डोनेशन से रिलेटेड आप हमें डिटेल दे दो और अदर डिडक्शन से रिलेटेड आप हमें प्रूफ देगो, तभी तो हम आपको डिडक्शन देंगे, आपको वायदा देंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर पहली गलती तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 9 में कि क्रेडिट की गई है सैलरी, पे नहीं की गई, तो टीडीएस की तो जरूरत ही नहीं है, पेमेंट के समय टीडीएस लगता है। साथ ही साथ एम्प्लॉय ने एक और गलती की, एम्प्लॉय ने क्या गलती की कि उसने प्रूफ नहीं दिए, एविडेंसेस नहीं दिए, तो आपको उन चीजों का डिडक्शन नहीं मिलेगा बिना प्रूफ दिए हुए। तो दोनों चीजों का आंसर ना है, टीडीएस एम्प्लॉयर को नहीं डिडक्ट करना है क्योंकि वो सैलरी पे ऑफ नहीं कर रहा, और एम्प्लॉय उन चीजों का डिडक्शन नहीं मांग सकता जिनका वो प्रूफ नहीं दे रहा और एम्प्लॉयर उनको कंसिडर नहीं करेगा। दैट्स इट, ये दोनों चीजें आपको यहां पर लिखनी है। Any person responsible for paying any income under the head salary shall at the time of payment deduct income tax and not the credit thereof. ठीक है, therefore in the given problem deduction is only at the time of payment and not at the time when the salary is credited in the accounts of the employee in the books of the company या employer। इसके अलावा एक और चीज है कि एम्प्लॉयर उन सारी चीजों का एविडेंसेस मांगेगा जिनका वो डिडक्शन देने जा रहा है या डिडक्शन कंसीडर करने जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बस सर इतना ही था? हाँ, इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 10, LL लिमिटेड paid leave travel facility to its employee and considered exemption leave travel concession on the self declaration furnished by the employer। self declaration, AO held that the company as employer ought to have verified the genuineness of the claim of exemption by verifying the detail of actual expenditure incurred for availing that leave travel facility by the employee। Accordingly, the AO treat the company as an assessee in default whether it is okay or not। Yes, AO is 100% okay with his action। AO has treated the employer assessee as an assessee in default because the assessee means the tax deductor assessee was needed to get the proof of the expenditure relating to the लीव ट्रेवल बेनिफिट्स। तो अगर लीव ट्रेवल बेनिफिट्स दिया गया है, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल बेनिफिट्स दिया गया है एम्प्लॉय को, तो उससे रिलेटेड उसको उससे प्रूफ चाहिए था कहां कहां पर उसने खर्च किया। यहां पर एम्प्लॉय ने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, एक लेटर पर लिख कर दे दिया। दोज लेटर और दोज सिग्नेचर्स आर हैव नो एनी लीगल वैलिडिटी, but the employee is needed to attach those expenditure with the proper supportings and proofs। वो यहां पर नहीं किया गया, तो self declaration is not okay here under this section for the purpose of availing the benefit of leave travel concession or facility। is it clear? यहां तक समझ में आया? और एसेसिंग ऑफिसर का ये कहना कि ये जो एम्प्लॉयर है कंपनी है उसको हम एसेसी इन डिफॉल्ट मान लें, बिल्कुल ठीक। EL लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी, ढंग से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन और इसी तरह का आएगा। चलिए मैं पहले वो क्वेश्चन करवा देता हूं। ये इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। क्या कहता है? अ फॉरेन कंपनी सेकंडेड सम एम्प्लॉयज टू द एसएससी एंड इंडियन कोलैबोरेटर।
ये फॉरेन कंपनी है और ये इंडियन कोलैबोरेटर है। इसने अपने कुछ एम्प्लॉइज इंडिया में दे दिए इस फॉरेन कोलैबोरेटर को। ओके, these employees worked with the Indian collaborator throughout the complete year. The employee were in receipt of salary from the Indian collaborator. अब ये employee worked with Indian collaborator, अब इनको जो सैलरी मिलनी है वो कहां से मिलेगी सर? इंडियन कोलैबोरेटर, क्योंकि फॉरेन कंपनी ने ये अपने एम्प्लॉयज सेकेंडेड किए हैं, दिए हैं कुछ काम करने के लिए। अच्छा, दे वे ऑल्सो इन रिसिट ऑफ स्पेशल अलावेंसेज डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेन कंपनी इन फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इनको सैलरी के अलावा इस फॉरेन कंट्री से फॉरेन करेंसी में कुछ स्पेशल अलावेंसेज मिल रहे हैं, यानी कि जो सैलरी पा रहे हैं एम्प्लॉय इंडियन कोलैबोरेटर के यहाँ काम करके, जबकि इनको रखा था एक फॉरेन कंपनी ने अपने यहाँ, लेकिन वो काम कर रहे हैं इंडियन कोलैबोरेटर के यहाँ इंडिया में, और सैलरी भी पा रहे हैं इंडियन कोलैबोरेटर से। लेकिन कुछ अलावेंसेस इनको दिया जा रहा है फॉरेन कंपनी की ओर से इंडियन कोलैबोरेटर के यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज को, जो उसी के अपने एम्प्लॉय थे, किसके? फॉरेन कोलैबोरेटर के। यानी फॉरेन कोलैबोरेटर के अपने एम्प्लॉयज को कुछ स्पेशल अलावेंसेस दिए जा रहे हैं इंडिया में इंडियन कोलैबोरेटर के साथ काम करने के अगेंस्ट में। तो दो चीजें मिली, इंडियन कोलैबोरेटर के यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो फॉरेन कंपनी के हैं, लेकिन उनको सैलरी इंडियन कोलैबोरेटर दे रहा है। उनको सैलरी के साथ साथ उस फॉरेन कोलैबोरेटर से इन एम्प्लॉयज को, जो फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनको साथ ही साथ स्पेशल अलावेंसेस भी दिए जा रहे हैं। They were also, ठीक है, the Indian collaborator deducted tax under section 192 on the component of salary paid by it without taking into account the special allowances paid abroad by the foreign company in foreign currency to these employees. For this reason, the revenue authority treated the Indian collaborator as an SSC in default non-deduction of tax on special allowances component. अरे भाई, तो मैंने आपको पहले ही बताया, देखो ना, अगर ये लोग काम कर रहे हैं इंडियन कोलैबोरेटर के साथ, इंडिया में इनको मिल रहा है सैलरी, तो बट ऑब्वियस है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया। क्लियर? बिकॉज दे आर सर्विंग इन इंडिया, दे आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन इंडिया। क्लियर? तो अगर वो इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको जो भी सैलरी कंपोनेंट होगा, उनकी जो भी इनकम होगी, उस पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी इस इंडियन कोलैबोरेटर की है, चाहे वो उसने खुद पे की हो, चाहे वो स्पेशल अलावेंसेस के नाम पर फॉरेन कंपनी ने दिया हो इनको। तो आप एक रूट पास नहीं बना सकते बचने के लिए। Section 192(1) requires the person responsible for any income chargeable under the head salary to deduct tax at the time of payment or at the average rate of tax computed on the basis of the rates in force. Since the TDS provision relating to income under the head salary from an integrated code along with the charging Falana and Demaka, therefore, if any payment under the head salary falls within, then TDS provisions are also applicable. Consequently, the Indian tax deductor SSC is duty bound to deduct from the portion of their salary paid by it tax at source under section on the entire salary paid to employees, including special allowances paid abroad to the employees by the foreign company. Tax at source under section 990 on the entire salary paid to the employee. That's it, including special allowances. तो मैंने आपको यही बताया कि मैं इंडियन कोलैबोरेटर में एम्प्लॉयर नहीं हूं, लेकिन वो एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहे थे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई विल बिकम द एम्प्लॉयर बिकॉज आई एम मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी। नाउ द अदर स्पेशल अलावेंसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली paid by the foreign company, but they are paying, might be they are paying on behalf of me, or might be paying them to retain them in India with me. I am an Indian collaborator, और वो फॉरेन कंपनी इसलिए इनका एम्प्लॉयज को ये स्पेशल अलावेंसेस दे रहे ताकि वो मेरे यहाँ रिटेन रह सके। इट मींस वो रिटेंशन अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया में ही दिया जा रहा है, इंडियन एम्प्लॉयज को ही दिया जा रहा है, इंडिया में काम करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये सेक्शन 9 के हिसाब से इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया, और जो टैक्स डिडक्टर है उस कंप्लीट सैलरी की अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट करेगा, कंप्लीट सैलरी की अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट करेगा, चाहे वो फॉरेन एम्प्लॉयर हो, चाहे वो इंडियन एम्प्लॉयर हो। चाहे जाहिर सी बात है यहाँ पर इंडियन एम्प्लॉयर ही माना जाएगा, और टोटल सैलरी कितनी हुई, मेरे यहाँ से कितना पा रहा है और उस फॉरेन कंपनी से कितना वो स्पेशल अलावेंसेस के तौर पे पा रहे हैं। तो देखा जाए तो सेक्शंस को इंटीग्रेट करके मर्ज करके देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। और ये जो केस लॉ है ये डिफाइन किया गया था एली लिली एंड कंपनी के केस में। क्लियर है? ठीक है।
नीचे वाला छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना, ये आपको जानना जेन्युइन है, दैट्स इट। नीचे क्या लिखा है वो भी मैं बता ही देता हूं। अब आपको मालूम होगा पीजीबीपी चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो या अगर आपने एक प्रोविजन था, अगर किसी बंदे को कोई इनकम मिलती है इन इंडिया, इनकम accrue or arise in India, income deemed to accrue or arise in India, income receipt in India, income deemed to receipt in India, receipt in India, तो उस केस में अगर जिसको इनकम रिसीट होती है उसने अपना टैक्स का पेमेंट खुद कर दिया रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के पहले, तो उसको उस केस में जो डिडक्टर है, टैक्स डिडक्टर है, अगर उस लिमिट तक उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। सर समझ में कुछ नहीं आया, तो मैंने कहा ना छोड़ दें इसको, जिसको समझ में आया बल्ले बल्ले, इसको नहीं समझ में आया तो भी बल्ले बल्ले, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए मैं एक बार और कोशिश करता हूं कुछ लोगों को समझाने की। ये एक्स है, इसको एक इनकम रिसीट हुई और इस पर टीडीएस नहीं काटा गया था, लेकिन मिस्टर एक्स ने टैक्स पे कर दिया। इसको इनकम मिली थी मिस्टर आई, मिस्टर आई मतलब मिस्टर इनकम, तो इनकम देने वाला मिस्टर आई है, मिस्टर एक्स को एक्स ने उस पर टैक्स पे कर दिया। इसके बाद मिस्टर आई ने अपना रिटर्न दाखिल किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिस्टर आई अपना रिटर्न दाखिल करते समय इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मांगता है, क्योंकि किसी की इनकम किसी के लिए तो एक्सपेंडिचर का काम करेगा, तो मिस्टर आई के लिए खर्चा था, जो इनकम थी मिस्टर एक्स की वो इन खर्चा था मिस्टर आई का, इसने नो टीडीएस था, जबकि उस पर टीडीएस घटना था। लेकिन अगर ये प्रूफ कर देता है मिस्टर आई कि हम जो रिटर्न ऑफ इनकम दे रहे हैं और उसमें से जो हम इनकम से खर्चे घटा रहे हैं एक्सपेंडिचर की तौर पर, जिस पर मुझे टीडीएस माइनस करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, लेकिन जो इनकम का रेसिपिएंट है मिस्टर एक्स वो ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट कर चुका है और उसने सीए साहब का सर्टिफिकेट दे दिया है, तो उस लिमिट तक उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? अगर मिस्टर एक्स ने टैक्स पे नहीं किया जाता करता, या मिस्टर आई मिस्टर एक्स के रिटर्न दाखिल करने के पहले रिटर्न दाखिल कर देता है, तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर जी? तो नीचे यही कहानी लिखी है, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो भाई अब मैं क्या बोलूं, मैंने ये सारी डिटेल्स बता रखी हैं आपको। तो ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 13, तो आपको ईएल लिमिटेड का भी क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, मुझे इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन इन वेरी शॉर्ट मैनर, while द क्वेश्चन नंबर 13 was given to you in a very detailed manner. तो क्वेश्चन नंबर 11 and 13 are very much similar to each other, and in both of these two questions the same case law has been referred, Eli Lilly, and here again Eli Lilly. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको करने में, ये आपको होमवर्क मैं दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पाइनवुड होटल आर रिजॉर्ट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ ओइंग ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग होटल्स। अच्छा, एक कंपनी है यानी होटल्स है। Tips are paid by the guest by way of charge to the credit cards in the bills. The company disburses the same to the employees at periodic intervals. Explain the reason whether the company is responsible for deduction of tax at source from disbursement of tips to the employee. होता क्या, मान लो मैं एक होटल चलाता हूँ, मेरे यहाँ कई लोग बाहर से मेहमान आते हैं, उनको हम खाना वाना खिलाते हैं और खाना देने का काम यानी सर्व करने का काम वेटर और बैरा करते हैं। अब जब वो बंदा वापस जाता है तो जाते समय बिल का पेमेंट करता है वो गेस्ट, और जब बिल का पेमेंट करता है तो मान लो वो कोई गेस्ट आता है 1,000 रुपए की टिप दे जाता है, कोई 2,000 की टिप दे जाता है, कोई 500 की टिप दे जाता है, कोई 10,000 की टिप दे जाता है उन एम्प्लॉयज के लिए जो काम कर रहे थे उस होटल के अंडर में, लेकिन जिन्होंने सर्व किया था उन गेस्ट को। आपको मालूम होगा ये। अब क्या हुआ, वो जो गेस्ट टिप देकर जा रहे थे वो टिप एम्प्लॉयर को देकर जा रहे थे, होटल चलाने वाले को दे जा रहे थे बिल के साथ कि भाई ये 5,000 टिप दे देना अपने एम्प्लॉयज को, ये 2,000 टिप दे देना अपने एम्प्लॉय को। अब टिप का अमाउंट कंपनी के पास होटल वाले के साथ इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, और पीरियोडिक इंटरवल पर हर 15 दिन 1 महीने बाद वो सारे टिप का अमाउंट उठाकर एम्प्लॉयज में डिस्पर्स कर दिया जाता था। दैट वॉज द सिस्टम।
अब प्रॉब्लम ये आई कि होटल वाला ये अमाउंट क्या सैलरी दे रहा है? दिस द पार्ट ऑफ द सैलरी? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज the amount of tip are getting by the employees of the hotel are not under the employeeship. They are not getting the amount of tip from their employer, but they are getting it from the other one person for which they are not working with as an employee. अच्छा, बात तो सही है। वो उस आदमी से टिप का अमाउंट रिसीव कर रहे थे जिसके साथ वो काम तो कर रहे थे, जिसको वो सर्व तो कर रहे थे, लेकिन एम्प्लॉय के तौर पर सर्व नहीं कर रहे थे। दे आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ टिप फ्रॉम दैट टाइप ऑफ पर्सन, और यू कैन से गेस्ट। तो सर, एम्प्लॉयर कंपनी जब इस डिस्टिप को डिस्ट्रीब्यूट करेगी एम्प्लॉयज को, तो क्या उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा? क्या वो मजबूर है? ना, सेक्शन 192 में वो उस पर टीडीएस काटने को मजबूर नहीं है, क्योंकि वो डिसबर्स जो हो रहा है अमाउंट, वो एज अ सैलरी नहीं हो रहा, और ये सैलरी है भी नहीं एम्प्लॉयज के लिए। दिस इज द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में दे वे नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ टिप फ्रॉम द गेस्ट। बात समझ में आई? द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर अंडर द केस लॉ। आईटीसी लिमिटेड, जिनका होटल चलता है, वर्सेस सीआईटी। ये पूरी कहानी वही है, पूरी कहानी वही है जो मैंने बताया। 10 tips so disbursed to employee could not be chargeable to tax as salary, and thus employer was not liable to deduct tax at source from such payments. That's it. इतना ही याद रखना है आपको। आईटीसी लिमिटेड का केस है तो आपको याद रहेगा, टिप नॉर्मली होटल में मिलता है, आईटीसी लिमिटेड अच्छा नाम है भी उस केस में। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके साथ मिलेंगे ना, मैंने कहा कुछ बेसिक्स आपको पढ़ाएंगे। सैलरी टॉपिक इज कंप्लीट, डन डन एंड डन। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छा था, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।